जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 के कुछ और क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसके 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 11, गुणनखंड कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। अब किस तरह से करना है आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक सर्व समीकरण नहीं लिखी है, एक पेपर पर लिखिए, जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर चिपका लीजिए। अगर वो जगह नहीं है तो आपका कांच के पास चिपका लीजिए। अगर कांच में आपको फेस देखना पसंद है बार बार, तो आप उस कांच के पास चिपका लीजिए। जब भी आपकी नज़र जाएगी आप ज़रूर एक बार देखोगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी चीज़ को बार बार देखने से वो अपना आप याद हो जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि आप याद करो, आप समझ रहे हो, मैं नहीं चाहता आप याद करो। आपको बस यूँ देखा आपने और बार बार एक चीज़ सामने आएगी। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आपके पड़ोसी के बाइक का नंबर क्या है, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। आप में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे, शायद 1 या 2 जो बता पाएंगे, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर गौर नहीं किया। लेकिन मैं रोज़ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो एक ना एक दिन आपका ध्यान उस पर ज़रूर जाएगा। इसलिए ऐसा है कि जब भी आप पढ़ने बैठो उस सर्व समीकरण का पेपर को ज़रूर देख लिया करो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इसको देखिए ध्यान से, कैसा लग रहा है क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसे हम लिख सकते हैं x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब इसे ध्यान से देखिए किस रूप में लिखा हुआ है। x³ + y³ + z³ - 3xyz को लिखा जा सकता है इस तरह से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। तो यहाँ पर x, y और z की अगर हम बात करें तो x, देखिए इसको अब पहचानना है आपको। आइडेंटिफाई करो, पहचानो। ये किसका क्यूब है? 27, 3 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का क्यूब। 3 × 9 = 27 आ जाएगा। x³ ऐसा कैसा आ गया, y³ आ गया और z³ आ गया - 3xyz। x क्या है यहाँ पर? 3x। y क्या है आपके पास? केवल y। और z क्या है आपके पास? z। ये बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये जो आपने लिखा है इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो x + y + z, यानी 3x + y + z और फिर 3x का स्क्वायर, फिर y², फिर z², फिर माइनस कितना हो जाएगा? xy। x कितना है? 3x, तो ये xy - yz - zx। तो इसे ध्यान से देखिए, ये बन गया 3x + y + z 9x² + y² + z² -3xy - 3yz और -3zx। ये बन गया इसका गुणनखंड। इस तरह से आपको ये करना है। अब बताइए कितना छोटा क्वेश्चन है, इसमें नया कुछ नहीं लगाया, दिमाग का कहीं यूज़ नहीं किया है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के जैसा का जैसा ही मैंने यहाँ पर बनाया है। क्लियर? अब अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 12 की, क्या दिया गया है? x³ + y³ + z³ - 3xyz को इस तरह से लिखा जा सकता है क्या? ये आपको सत्यापित करना है। तो इसे हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हल 12वां, तो इसे भी हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए, ये इसका ये वाला ये सीधे हाथ की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये वाला आपका उल्टे हाथ की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो हो जाएगा सत्यापित। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड कितना है? 1/2 x + y + z x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, x + y + z एज इट इज़ आ गया, x - y का होल स्क्वायर, इसका मतलब x² - 2xy + y², y - z का होल स्क्वायर बराबर y² - 2yz
प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से जेड माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास जेड स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, 1/2 लिखा, यहाँ लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर है, जो डबल डबल है ना हम उसको 2 बार लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके बन गया 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये बन जाएगा इसी तरह 2y स्क्वायर और इसी तरह ये बन जाएगा 2z स्क्वायर। फिर माइनस ये कितना है 2xy है ना, तो माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। 2 और z में कंफ्यूज हो इसलिए 2 को आप इस तरह बना लीजिएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ऐसी संख्या जो इसमें सब में है, क्या है ध्यान से देखो, 2 दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे में से 2 को बाहर निकाला जा सकता है। ये 2/2। अब इस 2 को आप यहाँ लिखो, एक की बात है। ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से ये 2 कट गया और ये पूरा क्या है, इसने क्या कहा, ये बनाना था आपको। और इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? ये पूरा किसका फॉर्मूला है, इसका। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मार्क करा दूंगा, क्योंकि मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास के अंदर। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और उन क्वेश्चंस को जरूर मार्क कर लीजिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या दिया गया है आपको, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला क्या, कि x³ प्लस y³ प्लस z³ का फॉर्मूला आपको, अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz को लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, ये अगर इस तरह से लिखा जा सकता है, मुझे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 रखने पर, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसकी जगह अगर आपने 0 रखा और ये पूरी टर्म आप ऐसी की ऐसी उतार दीजिए। अगर नहीं भी उतारोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पर कितना आता है, 0। तो ये बन गया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इस माइनस 3xyz को यहाँ भेज दीजिए, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर कितना आ जाएगा, 3xyz। तो सिंपल सा फॉर्मूला ही था, आपको फॉर्मूला ही सॉल्व करना है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 14 की, घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात कीजिए। घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का क्यूब की अगर हम बात करें, या ये वाले क्यूब की अगर हम बात करें, घन की अगर हम बात करें, तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³। फॉर्मूला आपको पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ या x³ y³ z³, जैसे भी आप याद रखना चाहो, माइनस 3xyz बराबर आप लिख सकते हो कितना, x³ प्लस y³ सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसने यहाँ पर क्या कि घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सी बात, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, यानी कि ये और ये इनका मान 0 हो जाता है, तो इस 3xyz को हम यहाँ पर भेज देंगे, वो ही इसका आंसर होगा। लेकिन क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वो 0 है या नहीं है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो x क्या है -12, y क्या है 7,
जेड क्या है 5, हल करने पर कितना प्राप्त हुआ 0। अतः आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होगा 3xy/z। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो इसका मान कितना 3x कितना है आपका -12, y कितना है आपका 7 और z कितना है आपका 5। तो 7 पंजे 35 को 12 से गुणा कर लो, ये आंसर आ जाएगा 3 गुणा -12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कितना -36 और 7 पंजे 35 गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है, सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर इसी तरह देखिए, अगर इन तीनों का सम 0 आ जाता है तो यानी ये पूरा भाग 0 बन जाएगा, और अगर ये पूरा ही भाग 0 बन गया तो इस 3xyz को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करके देखते हैं कि क्या x + y + z का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 28, अच्छा क्यूब को मत दिख लेना, क्योंकि क्यूब तो क्या है, क्यूब आपके बाद का प्रोसेस है, वो तो फॉर्मूले वाला क्यूब है, आपको तो अंदर जो संख्या लिखी है वो देखनी है। 28 -15 और -13 तो कितना आएगा 0। 10 और 10 20 और 8 28, तो 28 में से 28 गया तो 0। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर कितना होगा 3x y और z। तो सिंपल सा 3x कितना है आपका 28, y कितना है आपका -15 और z कितना है -13, गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से बिना आपको परिकलन किए इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न संख्या 15 थोड़ा सा अलग है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको दिया गया है क्षेत्रफल और आपसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए आपको एक व्यंजक देना है। क्षेत्रफल दिया गया है यानी एरिया आपको दिया गया है, आपको व्यंजक ज्ञात करना है। उसके लिए अब क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। अब इसको साधारण सी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसके गुणनखंड कीजिए। अब ये पूरी लाइन जो है ये इसने क्या कंफ्यूज करने के लिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो शायद आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझ पाओगे। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपको लंबाई और चौड़ाई पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 25a² है, 35a है और 12। तरीका मैंने आपको बताया था। आपको क्या दिया गया है 25a², तो हम इसको लिख लेते हैं 25 - 35a + 12। इन दोनों का गुणनफल निकाल लो कितना आता है। तो 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300। 300 के आपको क्या करना है गुणनखंड, और इस तरह से करना है कि 35 आ जाए। ठीक, एक से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 300। अच्छा, जोड़ने इसके जो भी गुणनखंड आए उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -35 आना चाहिए, -35a। ए तो हम बाद में लगा देंगे। इसको अगर मैं x लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 है, 1 से करो 1 गुणा 300, इससे 35 नहीं बन सकता। 2 गुणा 150, 35 नहीं बन सकता। 3 गुणा 30, 3 गुणा 100, ठीक है, नहीं बनेगा। इनसे आ तो रहा है 300 लेकिन 33 नहीं बन रहा। फिर 4 से करो, 4 से करोगे तो 4 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 4 सत्ते 28 और 20 2 और 0, 4 से जाएगा 4 सत्ते 28, 29 30 2 और 0, 4 पंजे 20, 75 और 4 से 35 नहीं बनेगा। 5 से करो, 5 से करो, 5 छंग 30, 35 नहीं बनेगा। फिर उसके बाद 6 से करो, 6 पंजे 30, 35 नहीं बनेगा। फिर उसके बाद देखो 7 से करके देखते हैं। 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 2 और 0 बचेगा। अब इसको ना हल करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 7 से भाग करना है इसको, ठीक है। तो आपको पता है कि 28 में भाग जाता है, तो इसको सीधा सीधा से लिख दो 280 + 20। वापस समझना क्या बोला मैंने, 300 को लिख दो 280 + 20, ताकि 280 तो कट जाएगा और फिर आपके पास 20 बचेगा, लेकिन 20 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए 7 से नहीं करना है। 8 से करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो इस 300 को लिखा जा सकता है 240 + 60। इसमें 8 का भाग जाता है कि 8 दूनी 16, 8 के पाड़े में 60 नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब 8 से नहीं जाएगा। 9 की बात करते हैं। 9 तिया 27, यानी कि 270
प्लस 30 लिख सकते हो, ताकि इसमें भी 9 का भाग दे दो, इसमें भी 9 का भाग दे दो। इसमें तो जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, इसलिए इसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद 10 की बात करते हैं, तो 10 और 10 से करके देखते हैं, 10 गुणा 30, 300 आ जाएगा। फिर 10 से, लेकिन इन दोनों से 35 नहीं बन रहा, फिर हम क्या करें, अब हमने क्या किया, इस तरह से करके देखते हैं इसको 11 से, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर हमने करके देखा 12 से करके देखेंगे, 12 दूना 24, और फिर उसके बाद बचेगा 12 से करके देखते हैं तो 240 प्लस 60, इसमें भी 12 का भाग जा रहा है, 12 दूना 24, और इसमें भी 12 का भाग जा रहा है, 12 पंजे 60, लेकिन 20 और 5 कितना होता है 25, और आपको कितना चाहिए 35A चाहिए। क्या आपको और कहीं से 35A मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो फिर अब हम क्या करें, एक सिंपल सा, फिर 12 के बाद और करके देखते हैं, 13 से करके देखते हैं, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, फिर 4 और 0 बचेगा, यानी कि 260 प्लस 40 बचेगा। फिर 13 के बाद 14 से करके देखते हैं, तो 14 से करोगे तो 280 प्लस 20, 14 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 14 से ये नहीं कटेगा। फिर 15 से करके देखते हैं, तो 15 से करा 15, तो 15 दूनी 30, ध्यान से देखो 15 और 20 से 35 बन सकता है, माइनस का 35, कब? जब ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो, और इन दोनों का गुणनफल प्लस का आ जाएगा 300, तो 300 भी आ गया और आपका 35 भी हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिखेंगे 25A स्क्वायर माइनस 15A माइनस 20A प्लस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5, और क्या कॉमन आ रहा है? A, तो बचेगा 25A माइनस 5 तिया 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4, तो ये बच जाएगा आपके पास 4 पंजे 20, A माइनस 4 तिया 12। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 5A माइनस 3, और एक आ जाएगा 5A माइनस 4। समझ में आया? तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें से लंबाई और चौड़ाई को ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ट्रिक समझ जाओगे तो आप भी कर लोगे। तो लंबाई और चौड़ाई को ढूंढने के लिए हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं। भाई आपके पास 12 है, ठीक है, 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, और 12 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आएगा? सिंपल सी बात है, लंबाई की बात हो रही है। अगर हम आयत की बात करें तो ये उसकी लंबाई, ये उसकी चौड़ाई, सिंपल सी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ देखो, एक किसी को भी एक लंबाई ले लेते हैं, 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10 आएंगे, और 12 में से 3 को माइनस करोगे तो 9 आएंगे। तो हमने क्या मान लिया कि जो सबसे कम माइनस होगा वो लंबाई, यानी कि इन दोनों में देखो, इन दोनों के अंदर लंबाई क्या हुई और चौड़ाई क्या हुई, 3, दोनों 5 है तो समान ही है, लेकिन एक में से 3 माइनस हो रहा है, एक में से 4 माइनस हो रहा है। तो हमने क्या करा कि कम वाले को क्या मान लिया, लंबाई, 5A माइनस 3 लंबाई हो गया, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5A माइनस 4, क्योंकि इसमें से ज़्यादा माइनस हो रहा है और इसमें से कम माइनस हो रहा है। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी। इसके गुणनखंड मैं आपको बताता हूँ, आप इसको करके देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें से इसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई क्या है। चिटिंग करके कोई नहीं बताएगा। इस क्वेश्चन के मैं आपको गुणनखंड बताता हूँ, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो पूरा आपको करना है। लंबाई और चौड़ाई कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। तो 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 12 पंजे 7, 0, 6 आ गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, और 6 होता है 42, 420 करके देखोगे तो भी इतना आएगा। 35 को 12 से गुणा करना है। 2 तरीके हैं, एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो आप इस तरह भी, 12 का गुणा आता है, 12 का टेबल आपको आता है, 12 का पहाड़ आपको आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आता है तो कैसे करोगे, 3 को 1 से करो 3, 5 को 2 से करो 10, 10 2 डिजिट में आ गया, इसलिए इस तरह से लिखना, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 420 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अगर आपको अभी भी नहीं आती, आप नए हो चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ सीरीज़ की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए। अदरवाइज़ 9th क्लास में जो पहला चैप्टर है वैदिक मैथ्स का, मैंने आपको करवा रखा है, वो उससे भी आप ये चीज़ सीख सकते हो। तो 420 आपके पास आ गया। अब ऐसी संख्या आपको देखनी जिनको जोड़ने या घटा करने पर आपको कितना प्राप्त हो जाए। अब देखो हम डायरेक्ट 10 के ऊपर की बात करते हैं। 10 के ऊपर इसलिए बात करते हैं क्योंकि 420 है। देखो 300 वाले केस के अंदर वैसे भी 10 के ऊपर आया था आंसर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 10 से ऊपर करके देखा। तो 10 गुणा
कितना होता है 42, इन दोनों से 13 नहीं बनेगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाता है आपका 420। फिर 11 से तो भाग वैसे नहीं जाएगा 420 में, फिर 12 का देखा। अब 12 से भाग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 360। तो इस 420 को लिख सकते हैं 360 प्लस 60। इसमें 12 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार, 3 बार। ये 30 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 30 और 5 35 बार जाता है। तो 35 गुणा 12 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 420। अब 35 के बाद की अगर हम बात करें, लेकिन क्या इन दोनों से 13 आ रहा है क्या, तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आ रहा, लेकिन 13 नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा और आगे करके देखा। 12 के बाद अगर हम बात करें, 13 की 13 तिया 39 होता है, और फिर 39 के बाद 30 बचेगा, 30 में 13 का भाग नहीं जाता। फिर उसके बाद हम बात करें 39 के बाद 13 के बाद अगर हम बात करें 14 की, तो 14 दूनी 28 होता है। 28 की अगर हम बात करें 280 प्लस, अब 280 और 20 कितना होता है 300, तो 20 और 120 और 20 140, 140 में 14 का भाग जाएगा 10 बार, ये जाएगा 14 बार, 14 का 14 दुनिया 28, ये बन जाएगा 30 बार भाग जाएगा। तो 30 गुणा 14 यानी 14 तिया 42 होता है 420। पर क्या 30 और 14 से 13 बन सकता है क्या, 10 में से 4 माइनस करूंगा 6 आएगा, संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं, थोड़े से और बढ़ा लेते हैं इसे। तो 15 के इसके बाद 14 के बाद हम बात करते हैं 15 की। तो 15 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो हम इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 120। 15 का भाग देके देखते हैं, तो देखिए 15 दूनी 30 भाग जा रहा है, और 15 अट्ठे 120, तो ये बन जाएगा 28 बार भाग जा रहा है। इसका मतलब 15 को 28 से गुणा किया जाए तो 420 मिल जाएगा, और 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस 13 को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 28 और 15 के टर्म्स में। 28 15 गुणा 28 बराबर भी 420 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 35y स्क्वायर, फिर उसके बाद कितना है, प्लस का चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं 28y, और फिर उसके बाद ले लेते हैं माइनस का 15y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। देखो 7 पंजे 35y और 7 चौक 28, y तो बाहर निकल गया, y को भी बाहर निकाल लो यहाँ पर 7y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लो। तो 3 पंजे 15y और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा, 3 चौक 12 बराबर 0। तो एक तो बन गया 7y माइनस 3, एक बन जाएगा 5y प्लस 4। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला लंबाई है और कौन सा आपका चौड़ाई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। प्रश्न संख्या 16 क्या है, घनाभो यानी क्यूबॉइड्स जिनके आयतन आपको दिए गए, संभव व्यंजक क्या है, संभव व्यंजक क्या है। सिंपल सी बात कहूँ, इसके गुणनखंड क्या है, सिंपल सी बात। अब देखिए अगर हम बात करें, आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4। तो इसका मतलब इसके संभव व्यंजक क्या हो गए, संभव व्यंजक हो गए 3x और x माइनस 4, यानी कि ये इसके गुणनखंड है। सिंपल सी बात, बस इतना सही करना था। आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम। इसी तरह दूसरा वाला आपको भाग क्वेश्चन दे रखा है और सेम क्वेश्चन है। अब इसमें देखो किसका भाग जा रहा है। एक काम करना, आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट हो, यहाँ पर 6x लिखा होगा, इसको 8ky कर लेना। 6 लिखा होगा 8 की जगह, इसको 8ky कर लेना। आपकी बुक में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, उसको चेक कर लीजिएगा। इन दोनों में इन देखो, इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें k है, इसमें k है, इसमें भी k है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा कि 4 कॉमन आ सकता है, और क्या कॉमन आ सकता है, और कॉमन आ सकता है k। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 4 के बाद 4 तिया 12, k बाहर निकल गया, y बच गया, 4 दूना 8, k बाहर निकल गया, y बच गया, 4 पंजे 20 बच गया। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर। तो 5 तिया कितना होता है 15, 15 के फैक्टर आपको करने। अब 5 और 3 से ही 2 भी बन सकता है, तो 4 के 3y। अब आपको प्लस का 2 बनाना है, 5 और 3 से ही प्लस का 2 बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं प्लस का 5y और इसको लिख लेते हैं माइनस का 3y। इन दोनों को हल करोगे तो 2y आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5। तो 4 के तो एज इट इज़ आ गया,
इन दोनों में से ध्यान से देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा 3y + 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर से ध्यान से देखो -1 कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा 3y + 5, तो 4k। और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 3y + 5, और ये बच जाएगा y - 1। इस तरह से ये इसके गुणनखंड आपके हो गए, या इसके व्यंजक आप बोल सकते हो, वो इसके आ गए। इतना सही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, क्या कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न संख्या 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिए। प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न संख्या 4। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न संख्या 1, 3 और 4 इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न संख्या 2 और 3 इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। और प्रश्नावली 2.4 में सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। हालांकि इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप सभी की प्रैक्टिस करो। प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 7, 10, 11 और 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कर लेना। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम्पल में भी हैं क्या कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल में भी है। एग्जाम्पल नंबर 3, 7, 12, 15, 18, 21, 23 और 24। ये प्रश्नावली जो है, ये एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि आप इसी के ऊपर बेस्ड हो जाओ, आप यही बात सोच के बैठ जाओ कि यार सर ने जो क्वेश्चन बता दिए हम वो कर लेते पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी, बस, और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन करना है। इन क्वेश्चंस का मतलब है कि इन क्वेश्चंस को करने से आपको बेसिक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा, क्लियर। लेकिन पहले मेहनत बेसिक पे अच्छे से करनी है और फिर जाके इन क्वेश्चंस पर अच्छे से ध्यान देना है, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, आगे भी आपको ये काम आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।